और द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इट। और दूसरी बात यह है कि कोई भी साइन है वो लैंग्वेज में विद्यमान रहता है, और लैंग्वेज ऐसे ही काम नहीं करती है। लैंग्वेज में जो शब्द होते हैं वो वास्तव में रियल लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने एलिफेंट बोला क्योंकि लैंग्वेज में एलिफेंट है, इसलिए वास्तव में फिजिकली भी एक एलिफेंट एग्जिस्ट करता है। बिना उसके फिजिकल ऑब्जेक्ट के हम लैंग्वेज में वर्ड्स को नहीं लेते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है कि एक नाम एक सिग्निफायर का एक ही सिग्निफाइड होगा अकॉर्डिंग टू सोशोर, क्योंकि बाय कन्वेंशन हमने उसको एक नाम दे दिया है। जैसे कैट, तो कैट हमने जिसको नाम दे दिया है वो डॉग नहीं हो सकता, और डॉग जिसको नाम दे दिया है वो कैट नहीं हो सकता। यानी 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन सिग्निफायर एंड द सिग्निफाइड, यानी एक सिग्निफाइड को बताने के लिए एक ही सिग्निफायर यूज़ होगा, और एक सिग्निफाइड के लिए एक ही सिग्निफायर यूज़ होगा, और एक सिग्निफायर एक ही सिग्निफाइड को बताएगा। कि एलिफेंट आपने वर्ड दे दिया तो एलिफेंट को ही बोलेंगे, अन्य किसी चीज़ को एलिफेंट नहीं बोलेंगे। और जिसको आपने एलिफेंट बोल दिया आप दूसरी चीज़ को एलिफेंट नहीं बोल सकते हो, या एलिफेंट को आप कैट नहीं बोल सकते हो, क्योंकि आपने उसको एक नाम असाइन कर दिया। और इसी तरीके से आपने किसी को कैट असाइन कर दिया है तो आप डॉग को कैट नहीं बोल सकते हो, या कैट को डॉग नहीं बोल सकते हो, क्योंकि आपने वो नाम उसको असाइन कर दिया। ये रिलेशनशिप आर्बिट्रेरी होता है। आर्बिट्रेरी मतलब स्वैच्छिक। शुरुआत में जब नामकरण किया गया बाय कन्वेंशन जिसने भी किया होगा, तो उस समय वो अपनी इच्छा से नाम रखता है। यानी कि जिस समय उसने उसको नेमिंग किया होगा उस समय वो उसको, मान लीजिए एलिफेंट को कैट भी बोल सकता था, एलिफेंट को डॉग भी बोल सकता था, बट ये उसकी मर्जी की बात थी। इट वॉज अप टू हिज और हर चॉइस हु नेम्ड इट एलिफेंट। He could have named it a dog, he could have named it a cat, but he did not do so. He named it as elephant. So जब से लेकर अब तक हम एलिफेंट ही बोलते आ रहे हैं। तो ये आर्बिट्रेरी था उस व्यक्ति के लिए जिसने उसका नाम रखा। बाद में हम उसी को ही फॉलो करते हुए आए। ये 3 या 4 चीज़ें हैं जो हमें पता रहनी चाहिए। इसका जो क्रक्स है ऐसे का वो यही है। देखते हैं। अब हम आते हैं साइन, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। ये मैं आपको कल भी बता चुका हूँ कि साइन इज इक्वल टू सिग्निफाइड प्लस सिग्निफायर। साइन में 2 चीज़ें होती है, एक सिग्निफायर और एक सिग्निफाइड। तो पहले सोचो और बात करें साइन, सिग्निफाइड और सिग्निफायर की। सम पीपल रिगार्ड लैंग्वेज Some people regard language when reduced to its elements as a naming process only. कुछ लोग भाषा को जब इसके एलिमेंट की हम बात करते हैं तो केवल नेमिंग प्रोसेस मानते हैं। क्या मानते हैं? नेमिंग प्रोसेस मानते हैं। और भाषा को ये मानते हैं कि भाषा कुछ नहीं है, लिस्ट ऑफ वर्ड्स ईच करस्पॉन्डिंग टू द थिंग दैट इट नेम्स। और हम ये मानते हैं कि भाषा केवल जैसे एक ऑब्जेक्ट को नाम दे दिया बस यही काम करती है। हमारी नज़र में भाषा का मतलब केवल इतना सा है कि हम ये मानते हैं कि भाषा का एक ही काम है, नेमिंग करना। किसी भी ऑब्जेक्ट का नेम करना भाषा का काम है, इसके अलावा कोई काम नहीं, ऐसा हम मानते हैं। इट इज़ जनरली बिलीव्ड बाय पीपल दैट द फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज इज़ only to name the objects and nothing else. उदाहरण के तौर पर this conception is open to criticism at several points. ये जो पॉइंट है कि भाषा का केवल नामकरण करने का ही कार्य है, इसको बड़े क्रिटिसिज्म हो सकते हैं, इस पर ऑब्जेक्शन उठाए जा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, the conception is open to criticism at several points and it assumes that ready-made ideas exist before words. और ऐसा माना जाता है कि शब्दों के आने से पहले रेडीमेड आइडिया एग्जिस्ट करते हैं। It does not tell us whether a name is vocal or psychological in nature. Arbor, for instance, can be considered from either viewpoint.
तो ये चीज़ हमें बस इतना बताती है कि शब्दों से पहले कुछ आइडिया थे और हमने उनको नाम कर दिया, लेकिन ये हमें ये नहीं बताती कि क्या वो नाम वोकल है, केवल बोलने वाला है, या फिर साइकोलॉजिकल भी है। जो हमने नामकरण किया किसी ऑब्जेक्ट का, क्या वो वोकल है, क्या केवल वो बोलने वाला है जिसको हम बोल सकते हैं, या फिर साइकोलॉजिकल भी है कि मानसिक भी उसमें कुछ, मनोवैज्ञानिक भी उसका कुछ तथ्य है या नहीं, क्या वो केवल वोकल है या वो केवल साइकोलॉजिकल। ऐसा इस आर्ग्यूमेंट में नहीं बताता, इसलिए इस पे ऑब्जेक्शन उठाया जा सकता है। फाइनली इट लेट्स अस्यूम दैट द लिंकिंग ऑफ ए नेम एंड ए थिंग इज़ वेरी सिंपल ऑपरेशन। सामान्य लोग ये मानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाओ और उसका नामकरण कर दो, ये बड़ा ही सिंपल काम है। एन असम्पशन दैट इज़ एनीथिंग बट ट्रू, ये असम्पशन है और ये ट्रू नहीं है। बट दिस रादर नाइव अप्रोच कैन ब्रिंग अस नियर द ट्रूथ बाय शोइंग अस दैट द लिंग्विस्टिक यूनिट इज़ ए डबल एंटिटी, वन फॉर्म्ड बाय द एसोसिएटिंग ऑफ टू टर्म्स। ये तो बिल्कुल सत्य नहीं है, लेकिन हमें ये ट्रुथ के करीब ले जाती है, और इससे एक चीज़ का मालूम पड़ता है कि कोई भी साइन है उसमें दो चीज़ें होती हैं और वो डबल एंटिटी होती है, और लिंग्विस्टिक यूनिट यानी कि एक वर्ड होता है वो डबल एंटिटी होता है, वो अकेला नहीं होता। वन फॉर्म्ड बाय द एसोसिएटिंग ऑफ टू टर्म्स, यानी कि कोई भी साइन है, कोई भी लिंग्विस्टिक साइन है वो अकेला नहीं होता है, उसमें दो एलिमेंट्स होते हैं, और दोनों एलिमेंट्स जब मिलते हैं तब साइन बनता। तो साइन हमने कल पढ़ा था, साइन इज इक्वल टू सिग्निफायर प्लस सिग्निफाइड। इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो कोई भी लिंग्विस्टिक्स यूनिट या लिंग्विस्टिक साइन है, वो सिंगल नहीं होता है, वो डबल होता है, और उसमें दोनों चीज़ें होती हैं, सिग्निफायर और सिग्निफाइड, तब जा कर के वो लिंग्विस्टिक साइन बनता है। चलो एक एग्जांपल दिया है लैटिन का। लैटिन में पेड़ को आर्बर बोलते हैं और हॉर्स को इक्वोस बोलते हैं। तो rather than taking the example from English, he is taking the example from Latin to just to make us understand how language works. तो पहले पैराग्राफ में बता रहा है कि केवल भाषा का काम नेमिंग ही नहीं है कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और उसको नाम दे दिया और भाषा का काम ख़त्म हो गया। नहीं, भाषा का काम ये भी है कि क्या वो वर्ड वोकल है या साइकोलॉजिकल है, क्या वो जो शब्द बोला क्या वो केवल आपके बोलने तक ख़त्म हो जाता है या फिर उसका और भी कोई इम्पैक्ट पड़ता है साइकोलॉजिकल, क्या वो वोकल है या साइकोलॉजिकल। ये दोनों चीज़ें काम करती हैं, जैसा कि आर्बर में है, अभी हम आगे बात करेंगे। और लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि कोई भी साइन है, लिंग्विस्टिक साइन है, उसमें दो एलिमेंट्स होते हैं, वन इज सिग्निफायर द अदर इज सिग्निफाइड, एंड व्हेन दे कंबाइन a sign is created and a linguistic sign is created, and a linguistic sign comprises signifier and signified. We have seen in considering the speaking circuit that both terms involved in the linguistic sign are psychological. ये चीज़ क्लियर कर दी है सोशोर ने कि दोनों ही चीज़ें साइकोलॉजिकल होती हैं। दोनों ही चीज़ें कौन सी? सिग्निफायर भी और सिग्निफाइड भी, दोनों ही चीज़ें क्या होती हैं? साइकोलॉजिकल होती। तो हमें ध्यान रखना है कि किसी भी साइन में सिग्निफायर और सिग्निफाइड दोनों ही चीज़ें साइकोलॉजिकल होती हैं एंड आर यूनाइटेड इन द ब्रेन बाय एन एसोसिएटिव बॉन्ड। और हमारे माइंड में ये दोनों चीज़ें एक बॉन्ड से बंधी हुई होती हैं और दोनों एक साथ होती हैं और हमारे माइंड में विद्यमान रहती हैं। यानी कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड दोनों जो चीज़ें हैं वो हमेशा बॉन्ड में रहती हैं। सिग्निफायर को सिग्निफाइड से अलग नहीं किया जा सकता। प्रत्येक सिग्निफायर का कोई ना कोई सिग्निफाइड होता है और प्रत्येक सिग्निफाइड का कोई ना कोई सिग्निफायर होता है। कोई ना कोई क्या, एक सिग्निफायर का एक सिग्निफाइड होता है, ऐसा सोशो ने बताया। एलिफेंट है तो एलिफेंट का सिग्निफायर
जो वर्ड एलिफेंट है वो होगा। और ये दोनों चीज़ें साइकोलॉजिकल होती हैं और वो हमारे ब्रेन में एग्जिस्ट करती हैं और एक बॉन्ड के रूप में एग्जिस्ट करती हैं। अकेली कोई भी चीज़ नहीं हो रह सकती। अकेला सिग्निफायर हमारे माइंड में नहीं रह सकता, अकेला सिग्निफाइड हमारे माइंड में नहीं रह सकता। दोनों बॉन्ड के माध्यम से जुड़े होते हैं और दोनों चीज़ें हमारे ब्रेन में एग्जिस्ट करती हैं। मतलब दोनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सिग्निफायर और सिग्निफाइड, दोनों क्या हैं, साइकोलॉजिकल इन नेचर एंड आर यूनाइटेड इन द ब्रेन बाय एन एसोसिएटिव बॉन्ड। एक एसोसिएटिव बॉन्ड से दोनों जुड़ी रहती हैं। दिस पॉइंट मस्ट बी एम्फेसाइज्ड, और इसी पॉइंट पे हम एम्फेसाइज करना चाहिए कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड साइन जो है दो से मिलकर बनता है, सिग्निफायर सिग्निफाइड, और दोनों चीज़ें साइकोलॉजिकल होती हैं और दोनों चीज़ों के बीच एसोसिएटिव बॉन्ड होता है और वो बॉन्ड के माध्यम से दोनों चीज़ें हमारे माइंड में रहती हैं और बोथ द थिंग्स आर साइकोलॉजिकल इन नेचर। द लिंग्विस्टिक साइन यूनाइट्स नॉट ए थिंग एंड ए नेम। लिंग्विस्टिक साइन का मतलब वो वस्तु और नाम को जोड़ना नहीं है, बल्कि ए कॉन्सेप्ट एंड ए साउंड इमेज। सोशोर की भाषा में लैंग्वेज का काम केवल नाम को ऑब्जेक्ट से जोड़ना नहीं है, क्योंकि बताया कि दोनों जो टर्म्स हैं, सिग्निफायर और सिग्निफाइड, दोनों साइकोलॉजिकल होते हैं, यानी हमारे माइंड में एग्जिस्ट करती हैं दोनों चीज़ें और दोनों बॉन्ड से जुड़ी रहती हैं। तो सिग्निफायर और सिग्निफाइड बता रहे हैं कि लिंग्विस्टिक साइन ना केवल वस्तु को उसके नाम से जोड़ता है, बल्कि एक लिंग्विस्टिक साइन कॉन्सेप्ट को साउंड इमेज से जोड़ता है। क्या करता है? लिंग्विस्टिक साइन कॉन्सेप्ट को साउंड इमेज से जोड़ता है। द लेटर इज़ नॉट द मटीरियल साउंड। और ये जो साउंड इमेज की बात कर रहे हैं, वो साउंड इमेज क्या है? वो साउंड इमेज मटीरियल साउंड नहीं है। जिस साउंड इमेज की ये बात कर रहा है वो केवल मटीरियल साउंड नहीं है कि मैंने कोई शब्द बोला एलिफेंट, तो एलिफेंट केवल बोलने मात्र से वो सिग्निफायर नहीं हो जाता है। इसलिए जो साउंड इमेज है वो केवल वोकल नहीं है, केवल मटीरियल साउंड नहीं है, ए प्योरली फिजिकल थिंग बट द साइकोलॉजिकल इम्प्रिंट ऑफ द साउंड। जब आप कोई शब्द प्रोनाउंस करते हैं तो प्रोनाउंस करने पर उसका एक साइकोलॉजिकल इम्प्रिंट हमारे माइंड में बनता है या सुनने वाले के माइंड में बनता है, उसको बोलते हैं साउंड इमेज। आपने एलिफेंट बोला और अगले व्यक्ति ने तुरंत एलिफेंट का फिगर अपने माइंड में वो लेकर के आ गया, दैट इज साउंड इमेज। या हमने एलिफेंट पढ़ा कहीं पर और हमने तुरंत उसकी मतलब अपने माइंड में उसको कंसीडर किया पढ़ते ही, तो वो क्या है? साइकोलॉजिकल इम्प्रिंट। उसको पढ़ना भी ज़रूरी नहीं है, आप उसको प्रोनाउंस करना भी ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं कि आप उसको बोलकर ही मतलब आप उसको बताएं। हो सकता है आपने उसको पढ़ लिया और मन में पढ़ा और मन में पढ़ने के बाद तुरंत आपके माइंड में एक पिक्चर बनती है, एक साइकोलॉजिकल पिक्चर बनती है, जिसको क्या बोलते हैं? साउंड इमेज बोलते हैं। तो द लेटर इज़ नॉट अ मटीरियल साउंड, ए प्योरली फिजिकल थिंग बट द साइकोलॉजिकल इम्प्रिंट ऑफ द साउंड, द इम्प्रेशन दैट इट मेक्स ऑन आवर सेंसेस। ये जो साउंड है या जो आपने मन में पढ़ा है या आपने प्रोनाउंस किया है, ये केवल वही नहीं है जो फिजिकल साउंड नहीं है, ये एक्चुअल में ये हमारे सेंसेस पे क्या इम्पैक्ट डालता है, उस चीज़ को साउंड इमेज कहा जाता है। पहले हमने बात की थी कि जो नेम होता है वो उसको बोलते हैं सामान्यतः, ठीक है, बट सोशोर कह रहे हैं कि केवल नेम को नहीं मानेंगे, उस शब्द का जो प्रोनाउंसिएशन है वो उसकी साउंड वो फिजिकल भी हो सकती है, और दूसरी बात वो जो हमारे माइंड पर क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डाल रहा है उसको हम साउंड इमेज बोलेंगे, उसको सिग्निफायर बोलेंगे। यानी सिग्निफायर किसको बोलेंगे? केवल शब्द को नहीं बोलेंगे,
उस शब्द से हमारे माइंड में साइकोलॉजिकल क्या पिक्चर बनी है उसको हम बोलेंगे साउंड इमेज, और साउंड इमेज करस्पॉन्ड करती है सिग्निफायर को। द साउंड इमेज इज सेंसरी एंड इफ आई हैपन टू कॉल इट मटेरियल इट इज़ ओनली इन दैट सेंस। मतलब साउंड इमेज सेंसरी है, यानी हमारी जो सेंसेस हैं उन पर क्या इम्पैक्ट डालती है, इस वजह से वो सेंसरी है। एंड बाय वे ऑफ अपोजिंग इट टू द अदर टर्म ऑफ द एसोसिएशन द कॉन्सेप्ट विच इज़ जनरली मोर एब्स्ट्रैक्ट। तो जो सिग्निफाइड है उसका मतलब कॉन्सेप्ट होता है। मैंने एलिफेंट बोला और एलिफेंट बोल करके आपके माइंड में जो इमेज बनी उसको साउंड इमेज बोलेंगे, और एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट है एलिफेंट का वो सिग्निफाइड होगा। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि जो साइकोलॉजिकल इम्प्रिंट है किसी भी वर्ड का उसको तो बोलेंगे सिग्निफायर या साउंड इमेज, और जो वास्ट एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट है या जो कॉन्सेप्ट है उसको बोलेंगे सिग्निफाइड। और दोनों का रिलेशनशिप होता है आर्बिट्रेरी, यानी दोनों एक साथ पाए जाते हैं। सिग्निफायर के साथ सिग्निफाइड हमेशा होगा और वो हमारे ब्रेन में एग्जिस्ट करता है और बॉन्ड के रूप में। द साइकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ आवर साउंड इमेज, तो ये हो गया कि ये मटेरियल, तो इसको अगर मैं बोलता हूँ तो इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो दूसरा जो चीज़ है जिसको हम कॉन्सेप्ट या सिग्निफाइड बोलते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होता है और साउंड इमेज मटेरियल। इस सेंस में आप इसको मटेरियल बोल सकते हैं। फिर बताता है कि द साइकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ आवर साउंड इमेजेस बिकम एपरेंट व्हेन वी ऑब्जर्व आवर ओन स्पीच। जब हम खुद के स्पीच को एनालाइज करते हैं तो साउंड इमेज हमें निकल करके दिखाई देती है। हमने एलिफेंट बोला, एलिफेंट बोलते ही आपके माइंड में उस साउंड का साइकोलॉजिकल इम्प्रिंट पड़ेगा और फिर आप कुछ चीज़ सोचने लगते हैं। विदाउट मूविंग आवर लिप्स और टंग वी कैन टॉक टू आवरसेल्व्स और रिसाइट मेंटली अ सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। बिना लिप्स को मूव किए हुए भी हम शब्दों को रिसाइट कर सकते हैं और अपने आप से बात कर सकते हैं। जब हम नहीं बोल रहे हैं तो भी हम अपने आप से बात करते हैं। दिस इज़ ए फैक्ट। बिना लिप्स को मूव किए हुए भी हम किसी चीज़ को मन ही मन पढ़ सकते हैं और मन ही मन अपने आप से बात भी कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि हम अपने आप से बात करें और कुछ चीज़ों को मेंटली रिसाइट करें और हमारे लिप्स को मूव किए बगैर। Because we regard the words of our language as sound images, we must avoid speaking of the phonemes that make up the words. क्योंकि हम लैंग्वेज के वर्ड्स को साउंड इमेज मान रहे हैं तो इसलिए हमें फोनीम्स को एक बार अवॉइड करना पड़ेगा। दिस टर्म विच सजेस्ट वोकल, क्योंकि फोनीम का मतलब केवल वोकल एक्टिविटी से। फोनीम का मतलब जिसको बोल करके आप ऐसा साउंड जिसको आप बोलते हैं, इसलिए इसमें वोकल एक्टिविटी होती है। तो ज़रूरी नहीं कि किसी शब्द को आप बोले ही, आप मन ही मन भी उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। इसलिए साउंड इमेज टर्म का यूज़ किया गया है, क्योंकि अगर वो केवल फोनीम का यूज़ कर लेते तो इसका मतलब आपको बोलना ही है। और अब साउंड इमेज का आपने यूज़ किया है, मतलब उस वर्ड को आप मन में भी प्रोनाउंस कर सकते हैं और प्रोनाउंस करने के बाद जो आपके साइकोलॉजिकल जो इम्प्रिंट पड़ता है उसको सिग्निफायर कहा जाता है। दिस टर्म विच सजेस्ट वोकल एक्टिविटी इज एप्लीकेबल टू द स्पोकन वर्ड ओनली टू द रियलाइजेशन ऑफ द इनर इमेज इन दिस कोर्स। वी कैन अवॉइड दैट मिसअंडरस्टैंडिंग बाय स्पीकिंग ऑफ द साउंड्स एंड सिलेबल्स ऑफ ए वर्ड प्रोवाइडेड वी रिमेंबर दैट द नेम्स रेफर टू द साउंड इमेज। हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि साउंड इमेज का मतलब दोनों हो सकता है, आप प्रोनाउंस कर रहे हैं वो भी हो सकता है, और आप लिप्स का यूज़ करे बिना अगर आप मन में भी उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तब भी वो साउंड इमेज हो सकता है। तो दोनों ही चीज़ें उसमें इंक्लूड होंगी। तो इसका मतलब केवल वर्ड या सिलेबल या फोनीम नहीं होगा, सिलेबल फोनीम या साउंड ही इसका नहीं होगा। कोई ज़रूरी नहीं कि इसमें फिजिकल साउंड हो, आप मन ही मन भी उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं।
तो ये चीज़ समझने वाली है कि जो सिग्निफायर है उसका मतलब साउंड इमेज होता है, उसका मतलब केवल शब्द ही नहीं होता है, उसका मतलब हम मन में पढ़ रहे हैं वो भी होता है, और उससे पढ़ कर के जो साइकोलॉजिकल इम्प्रिंट बनता है उसको सिग्निफायर कहा जाता है। Now it's clear the linguistic sign is then a two-sided psychological entity that can be represented by the drawing. तो हम ये चीज़ समझ चुके हैं कि लिंग्विस्टिक साइन में दो चीज़ें होती हैं, एक सिग्निफायर और सिग्निफाइड। सिग्निफायर का मतलब साउंड इमेज होता है, और वो इमेज कैसा भी हो सकता है आपके बोलने पे इमेज बने, हो सकता है कि आपके मन में बोलने से वो इमेज बने, कोई सी भी इमेज बने, लेकिन वो साउंड इमेज होगा सिग्निफायर। दोनों ही चीज़ें सिग्निफायर और सिग्निफाइड साइकोलॉजिकल हैं, ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, और दोनों ही चीज़ें हमारे माइंड में एग्जिस्ट करती हैं एक बॉन्ड के साथ, अलग अलग नहीं किया जा सकता। द लिंग्विस्टिक साइन इज देन ए टू साइडेड साइकोलॉजिकल एंटिटी दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द ड्राइंग। आपको एक ड्राइंग दिख रही है, उसमें एक साइन आपको दिखाया गया है, और इस साइन में आपको यू कैन सी टू थिंग्स, वन इज कॉन्सेप्ट एंड द अदर इज साउंड इमेज। यानी एक सिग्निफायर और एक सिग्निफाइड है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एक हॉरिजॉन्टल बार से, मतलब ये बॉन्ड है दोनों के बीच में, और ये चीज़ हमारे माइंड में एग्जिस्ट करती है, मतलब साइन हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता है, और कॉन्सेप्ट और साउंड इमेज दोनों ही साइकोलॉजिकल हैं, ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। द टू एलिमेंट्स आर इंटीमेटली यूनाइटेड, यानी एलिफेंट का कॉन्सेप्ट और एलिफेंट वर्ड दोनों के बीच एक बॉन्ड रहता है, और दोनों ही साइकोलॉजिकल है, और दोनों ही हमारे माइंड में रहते हैं, ये चीज़ हमें समझनी होगी। द टू एलिमेंट्स आर इंटीमेटली यूनाइटेड एंड ईच रिकॉल्स द अदर, दोनों एक दूसरे से यूनाइटेड हैं, और एक को बोलने पर दूसरा अपने आप ही वहाँ पर रिकॉल हो सकता है। वेदर वी ट्राई टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द लैटिन वर्ड आर्बर, मैंने बताया कि ट्री का लैटिन वर्ड आर्बर है, तो अगर हम उसका मीनिंग खोजने की कोशिश करें, और द वर्ड दैट लैटिन यूजेस टू डेजिग्नेट अ कॉन्सेप्ट ट्री, क्योंकि लैटिन में ट्री को आर्बर बोलते हैं, तो आर्बर को हम खोजने की कोशिश करें, इट इज़ क्लियर दैट ओनली द एसोसिएशंस सैंक्शनड बाय दैट लैंग्वेज appear to us to conform to reality and we disregard whatever others might be imagined. लैटिन भाषा में वर्ड आर्बर है और उसका मतलब ट्री है, तो केवल उस भाषा में ही वो चीज़ आप उसके अकॉर्डिंग उसको समझ सकते हैं। Our definition of the linguistic sign poses an important question of terminology. ये जो टर्मिनोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और लिंग्विस्टिक साइन ये चीज़ हमें पोज करता है क्वेश्चन। आई कॉल द कॉम्बिनेशन ऑफ ए कॉन्सेप्ट एंड ए साउंड इमेज ए साइन। सोचो और कहते हैं कि साइन का मतलब होता है कॉन्सेप्ट और साउंड इमेज का कॉम्बिनेशन, यानी सिग्निफायर और सिग्निफाइड का कॉम्बिनेशन। तो सिग्निफाइड तो कॉन्सेप्ट को बताता है और साउंड इमेज सिग्निफायर को बताती है, और दोनों मिलकर के साइन बताते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट और साउंड इमेज मिलकर के साइन बनाते हैं। तो आई कॉल द कॉम्बिनेशन ऑफ ए कॉन्सेप्ट एंड साउंड इमेज एज साइन, बट इन करंट यूसेज द टर्म जनरली डेजिग्नेट्स ओनली ए साउंड इमेज ए वर्ड, फॉर एग्जाम्पल आर्बर। लेकिन आजकल केवल साउंड इमेज या वर्ड को ही इसको हम यूज़ करते हैं, लेकिन सोचो और तो मानते हैं कि वो वर्ड भी हो सकता है और मन में भी आप उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। बिकॉज इट कैरीज द कॉन्सेप्ट ट्री, क्योंकि इसमें शब्द में एक कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, पेड़ का कॉन्सेप्ट, ट्री का कॉन्सेप्ट। विद द रिजल्ट दैट द आइडिया ऑफ सेंसरी पार्ट इम्प्लाइज द आइडिया ऑफ द होल। इस तरीके से ये आइडिया पूर्ण होता है, जिसमें देखिए लेफ्ट साइड में आपको क्या दिया हुआ है, ये देखिए इधर ट्री दिया हुआ है और बीच में बार है और नीचे आर्बर है, और इधर दिया हुआ है पेड़ दिया हुआ है और नीचे आर्बर दिया हुआ है। यानी लैटिन में
ट्री को आर्बर बोलते हैं। जो वर्ड जो ट्री को बताता है लैटिन में वो सिग्निफायर हो गया। किसी भी लैंग्वेज में आप इसको यूज़ कर सकते हो सकता है हिंदी में पेड़ हो जाए, इंग्लिश में ट्री हो जाए, लैटिन में आर्बर हो जाए, लेकिन जिस भी नाम से हम उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं या मन में प्रोनाउंस कर रहे हैं तो वो होगा सिग्निफायर या साउंड इमेज उसको बोलेंगे। और जो खुद कॉन्सेप्ट है पेड़ का वो कॉन्सेप्ट कहलाएगा या सिग्निफाइड कहलाएगा। तो इन्होंने बताया है कि ये इस तरीके से बताया है, ऊपर पेड़ का एक फिगर है, नीचे आर्बर है, और फिर ये बोलते हैं कि ambiguity would disappear if the three notions involved here were designated by three names। एक ही चीज़ को तीन नाम से बोल दो तब भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ईच सजेस्टिंग एंड अपोजिंग द अदर्स, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। आई प्रपोज टू रिटेन द वर्ड साइन टू डेजिग्नेट द होल। पूरी जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं, जो ट्री और उसका जो सिग्निफाइड और सिग्निफायर दोनों जो चीज़ें हैं उसको कंबाइंड रूप में साइन कहा जाता है। एंड टू रिप्लेस कॉन्सेप्ट एंड साउंड इमेज रिस्पेक्टिवली बाय सिग्निफाइड एंड सिग्निफायर। अब कॉन्सेप्ट को तो शोशोर ने सिग्निफाइड बोल दिया है और साउंड इमेज को शोशोर ने सिग्निफायर बोल दिया, यानी जिस नाम से हम प्रोनाउंस करते हैं उसको सिग्निफायर बोलेंगे और जो कॉन्सेप्ट है वो उसको सिग्निफाइड बोलेंगे। और दोनों एक दूसरे से वर्टिकल बार से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और दोनों साइकोलॉजिकल है और दोनों हमारे माइंड में एग्जिस्ट करते हैं। द लास्ट टू टर्म्स हैव द एडवांटेज ऑफ इंडिकेटिंग द अपोजिशन दैट सेपरेट्स देम फ्रॉम ईच अदर एंड फ्रॉम द होल ऑफ विच दे आर पार्ट्स। लास्ट वाले जो दो शब्द हैं सिग्निफाइड और सिग्निफायर दोनों अपोजिशन को बताते हैं और बताते हैं कि वो किसके पार्ट्स हैं, दोनों को एक दूसरे से अलग अलग करते हैं और ये भी बताते हैं कि सिग्निफायर क्या है और सिग्निफाइड क्या है ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। एज रिगार्ड साइन, जहाँ तक साइन की बात है, इफ़ आई एम सेटिस्फाइड विद इट दिस इज सिंपली बिकॉज आई डो नॉट नो ऑफ एनी वर्ड टू रिप्लेस इट। जहाँ तक साइन शब्द की बात है तो मुझे ऐसा कोई भी शब्द नहीं मिला है जिससे मैं इसको रिप्लेस कर सकूँ, यानी साइन को तो मैंने साइन ही रखा है और साउंड इमेज को मैंने सिग्निफायर बोल दिया है और कॉन्सेप्ट को मैंने सिग्निफाइड बोल दिया है ताकि दोनों में अपोजिशन के माध्यम से पता रहे कि सिग्निफायर अलग है और उसका उल्टा सिग्निफाइड है। और जहाँ तक साइन शब्द की बात है मुझे ऐसा कोई शब्द अभी तक नहीं मिला। The linguistic sign as defined has two primordial characteristics। साइन की दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इन एनशिएटिंग दैम आई एम ऑल्सो पॉजिटिंग द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एनी स्टडी ऑफ टाइप। मैं कुछ बेसिक चीज़ें भी इसमें आपको बताने की कोशिश करूँगा। फिर अगला जो पॉइंट है दैट इज़ प्रिंसिपल फर्स्ट, द आर्बिट्रेरी नेचर ऑफ द साइन। मैंने आपको बताया था कि साइन जो है यानी कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड का जो रिलेशन है वो आर्बिट्रेरी होता है, यानी कि किसी भी सिग्निफाइड को जब नाम दिया जाता है तो जो नाम देने वाला पर्सन होता है वो आर्बिट्रेरीली उसको नाम दे देता है। उसमें उसका कोई वो फिक्स्ड कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है जिसके हिसाब से वो उसको नाम देता है। या दूसरे शब्दों में कहें, कोई भी ऑब्जेक्ट ये नहीं बताता है कि मेरा नाम यही रखो। मान लीजिए एलिफेंट है, एलिफेंट ने कभी किसी को नहीं बताया कि मेरा नाम एलिफेंट रखो, ये तो ह्यूमन बीइंग्स ने रख दिया। ऐसे ही कैट है, ऐसे ही डॉग है, कैट कभी भी ये नहीं बोलती कि मेरा नाम कैट रखो, डॉग कभी भी ये नहीं बोलता कि मेरा नाम डॉग रखो। यानी ऑब्जेक्ट जो है वो कभी भी ये नहीं बताता कि मेरा नाम ये रखो, और ना ही नामकरण करने वाला व्यक्ति कोई क्राइटेरिया उसके अंदर लगाता है, वो आर्बिट्रेरीली उसका नाम वैसा रख सकता है। तो जो आर्बिट्रेरीली पर्सन ने उसका नाम रख दिया उसको हम बाई कन्वेंशन वही बोलते आ रहे हैं। जिसने डॉग रखा उसने आर्बिट्रेरीली डॉग रखा, लेकिन हम उसको आज डॉग ही बोलते आ रहे हैं। कहने का मतलब जब सिग्निफायर असाइन करते हैं तो हम आर्बिट्रेरीली सिग्निफायर उसको असाइन करते हैं। किसको? सिग्निफाइड को। तो जब सिग्निफाइड को सिग्निफायर अलॉट करते हैं, असाइन करते हैं, तो उसमें हम कोई भी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं,
हम आर्बिट्रेरीली उसको क्या करते हैं, असाइन कर देते हैं। द बॉन्ड बिटवीन द सिग्निफायर एंड द सिग्निफाइड इज आर्बिट्रेरी। फर्स्ट स्टेटमेंट से ही क्लियर है कि दोनों के बीच जो बॉन्ड है वो आर्बिट्रेरी है, ऐसा कोई रूल उसमें लागू नहीं होता। सिंस आई मीन बाई साइन द होल दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द एसोसिएटिंग ऑफ द सिग्निफायर विद द सिग्निफाइड। सोचोर कहता है मेरा साइन से मतलब दोनों चीज़ें हैं, सिग्निफायर और सिग्निफाइड। आई कैन सिंपली से द लिंग्विस्टिक साइन इज़ आर्बिट्रेरी। मैं सिंपली कह सकता हूँ कि लिंग्विस्टिक साइन आर्बिट्रेरी होता है। The idea of sister is not linked by any inner relationship to the succession of sounds S O R, which serves as its signifier in French. तो सिस्टर का जो आइडिया है उसका जो सिग्निफायर है फ्रेंच में एस ओ आर, उससे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं। That it could be represented equally by just any other sequence. उस सिस्टर का नाम हम फ्रेंच में एस ओ आर रखा, किसी दूसरे नाम से भी उसको हम बुला सकते थे और उसकी भी उतनी ही संभावनाएं थी जितनी इस शब्द की संभावना थी। यानी डॉग को डॉग हमने कहा तो हमारे पास पूरी संभावना थी कि हम उसको कैट बोल देते उस समय, हमारे पास पूरी संभावना थी कि हम उसको एलिफेंट बोल देते उस समय। तो ऐसा कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया ऑब्जेक्ट्स को नेम करने का नहीं है। जिसको सिस्टर हम फ्रेंच में एस ओ आर बोलते हैं उसको और किसी नाम से भी हम बोल सकते थे। एनी अदर सीक्वेंस इज प्रूव्ड बाय डिफरेंसेस अमंग लैंग्वेजेस एंड बाय द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो ये चीज़ हम डिफरेंस से पता करते हैं। सोचोर का एक और कॉन्सेप्ट है डिफरेंस का, उसको हम समझेंगे, लेकिन अभी वो कह रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की सिग्निफाइड को हम बाय डिफरेंस हम उसको समझते हैं कि एक डॉग डॉग है क्योंकि वो कैट नहीं है, और एक डॉग डॉग है क्योंकि वो एलिफेंट नहीं है, एक डॉग डॉग है क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग नहीं। तो हम जो भी चीज़ करते हैं वो डिफरेंस से करते हैं, दूसरे से कंपेयर करके फिर हम उसकी एंटिटी को पता लगाते हैं। और ऐसे ही द सिग्निफाइड ऑक्स हैज़ इट्स सिग्निफायर बी ओ एफ ऑन वन साइड ऑफ द बॉर्डर एंड ओ के एस ऑन द अदर। तो वही है कि आप ऑक्स का भी नाम बी ओ एफ की बजाय कुछ भी रख सकते थे, ये आर्बिट्रेरी था, ये आपके ऊपर था। नो वन डिस्प्यूट्स द प्रिंसिपल ऑफ द आर्बिट्रेरी नेचर ऑफ द साइन, बट इट इज़ ऑफन ईजियर टू डिस्कवर ए ट्रूथ दैन टू असाइन टू इट्स प्रॉपर प्लेस। कोई भी आर्बिट्रेरी प्रिंसिपल को डिस्प्यूट नहीं करता है, लेकिन इसको प्रॉपर प्लेस पर असाइन करने से पहले आपको एक ट्रुथ को डिस्कवर करना बड़ा आसान है। हमें पता है कि जो आर्बिट्रेरी ढंग से ये हुआ है, लेकिन कुछ और बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। प्रिंसिपल फर्स्ट डोमिनेट्स ऑल द लिंग्विस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। यहाँ पे है नो वन डिस्प्यूट द प्रिंसिपल आर्बिट्रेरी नेचर ऑफ द साइन। प्रिंसिपल वन डोमिनेट्स ऑल द लिंग्विस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। ये जो प्रिंसिपल है ये भाषा के जितने भी जो लिंग्विस्टिक्स उस पर सब पर लागू होता है, डोमिनेट करता है, हर जगह यही डोमिनेट करता है। इट्स कंसिक्वेंसेस आर नंबरलेस, इसके परिणाम भी बहुत ज़्यादा हैं। इट इज़ ट्रू दैट नॉट ऑल ऑफ देम आर इक्वली ऑब्वियस एट द फर्स्ट ग्लेंस। ये भी ट्रू है कि सब के सब जो है फर्स्ट ग्लैंस पे स्पष्ट कोई चीज़ शुरुआत में नहीं होती है। ओनली आफ्टर मैनी डेटर्स डज वन डिस्कवर दैम एंड विद दैम द प्राइमोडियल इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल। और उस प्रिंसिपल को जब हम ढंग से पढ़ते हैं तब जाके वो प्रिंसिपल क्लियर होता है। वन रिमार्क इन पासिंग, एक रिमार्क है, when semiology becomes organized as a science, the question will arise whether or not it properly includes modes of expression based on completely natural science such as pantomime। जब हमने बताया कि सिम्योटिक्स या सिम्योलॉजी एक साइंस है, तो एक सवाल उठता है कि क्या इसमें वो मोड्स भी इंक्लूड होंगे, जैसे किसी को इशारों से समझाना, क्या वो भी इसमें इंक्लूड होगा, पेंटोमाइम। Supposing that the new science welcomes them, its main concern will still be the whole group of systems grounded on the arbitrariness of the system। तो ये जो पेंटोमाइम है, जो जेस्चर्स हैं, उनको भी इंक्लूड करता है, लेकिन
इसका जो मेन मुद्दा है वो है कि वो जो असाइनमेंट है वो आर्बिट्रेरी, साइन आर्बिट्रेरी होगा। हालांकि ये इसमें और चीज़ें भी इंक्लूड करता है, पेंटोमाइम जेस्चर्स। इनफैक्ट एवरी मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन यूज्ड इन सोसाइटी इज बेस्ड ऑन कलेक्टिव बिहेवियर। समाज में कोई भी चीज़ अगर लागू होती है तो वो कलेक्टिव बिहेवियर होता है, सबकी सामूहिक रूप से होता है। और वो अमाउंट्स टू द सेम थिंग ऑन कन्वेंशन, और हम क्या मान लेते हैं, उसको कन्वेंशन मान लेते हैं। जैसे कोई भी चीज़ को कन्वेंशन मान लेते हैं, जैसे ब्रिटेन में स्पीकर होता है जो हाउस ऑफ कॉमन्स का, वो बाई कन्वेंशन ये होता है कि वंस ए स्पीकर इज़ ऑलवेज ए स्पीकर। तो एक बार जो स्पीकर बन गया वो हमेशा स्पीकर रहेगा, ऐसा बाई कन्वेंशन हम मान लेते हैं। तो सोसाइटी में कुछ चीज़ें इस्टेब्लिश हो जाती हैं और फिर हम कन्वेंशन से उसको मान करके चलते हुए आते हैं जनरेशन टू जनरेशन। पोलाइट formulas, though often imbued with a certain natural expressiveness, are nonetheless fixed by rule. कुछ नेचुरल एक्सप्रेशन है वो रूल के द्वारा फिक्स हैं। इट इज़ दिस रूल एंड नॉट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द जेस्चर दैट ऑब्लाइजेज वन टू यूज दैम। हम रूल की वजह से ही उनको यूज़ करते हैं। साइंस दैट आर होली आर्बिट्रेरी रियलाइज बेटर दैन द अदर्स द आइडियल ऑफ सीमियोलॉजिकल प्रोसेस। साइन जो कम्प्लीटली आर्बिट्रेरी होता है वो दूसरी चीज़ों से ज़्यादा बेटर हम रियलाइज कर सकते हैं। दैट इज़ वाई लैंग्वेज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड यूनिवर्सल होल सिस्टम इज़ ऑल्सो द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक। और यही जो लैंग्वेज जो सब लोग बोलते हैं उसका फॉर्मूला है। इन दिस सेंस लिंग्विस्टिक्स कैन बिकम द मास्टर पैटर्न फॉर ऑल ब्रांचेज ऑफ सिमियोलॉजी, ऑल्दो लैंग्वेज इज़ ओनली वन पर्टिकुलर सिमियोलॉजिकल सिस्टम। हालांकि लैंग्वेज एक सिस्टम है, लेकिन लैंग्वेज में जो सिस्टम काम करता है वही सब पे लागू किया जा सकता है। द वर्ड सिंबल हैज़ बीन यूज्ड टू डेजिग्नेट द लिंग्विस्टिक साइन। सिंबल से मतलब लिंग्विस्टिक साइन से है, और मोर स्पेसिफिकली व्हाट इज़ हियर कॉल्ड द सिग्निफायर। यानी जिसको हम सिग्निफायर बोल रहे हैं उसी को ही हम साइन बोलेंगे और उसी को सिंबल बोलेंगे। प्रिंसिपल फर्स्ट इन पर्टिकुलर वेज अगेंस्ट द यूज ऑफ दिस टर्म। प्रिंसिपल फर्स्ट जो है इस टर्म के अगेंस्ट में काम करता है। वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिंबल इज दैट इट इज़ नेवर होली आर्बिट्रेरी, इट इज़ नॉट एम्पटी, फॉर देयर इज द रूडिमेंट ऑफ ए नेचुरल बॉन्ड बिटवीन द सिग्निफायर एंड द सिग्निफाइड। तो कभी भी पूरा आर्बिट्रेरी नहीं होता है, क्योंकि हम बाई कन्वेंशन उसको यूज़ करते हुए आते हैं। और जैसे द सिंबल ऑफ जस्टिस, ए पेयर ऑफ स्केल्स कुड नॉट बी रिप्लेस्ड बाय जस्ट एनी अदर सिंबल सच ए चैरियट। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो न्याय की देवी है उसने आँखों पे जो है स्ट्रिप लगा रखी है ताकि वो इम्पार्शल होकर के जजमेंट कर सके। तो हम उस इमेज को किसी दूसरी इमेज से रिप्लेस नहीं कर सकते। कई बार ऐसा भी होता है कि वो कम्प्लीटली आर्बिट्रेरी नहीं होता है। द वर्ड आर्बिट्रेरी ऑल्सो कॉल्स फॉर कमेंट। आर्बिट्रेरी पर भी कमेंट करने की ज़रूरत है। द टर्म शुड नॉट imply that the choice of the signifier is left entirely to the speaker. We shall also see below that the individual does not have the power to change a sign in any way once it has become established in the linguistic community. तो आर्बिट्रेरी से मतलब ये नहीं है कि मैं चाहूँगा वैसे बोल दूँगा और आप चाहेंगे वैसे बोल देंगे। आर्बिट्रेरी का मतलब है कि शुरू में जिस व्यक्ति ने उसको आर्बिट्रेरीली यूज़ किया वो एक कन्वेंशन बन जाता है, और फिर हम और आप वैसे ही यूज़ करते हैं। जिसने उसको डॉग बोला वो तो उसको चेंज कर सकता था उस समय, लेकिन हम और आप लोग इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। तो इस वजह से आर्बिट्रेरी का मतलब ये भी नहीं है कि जो भी स्पीकर उसको बोल रहा है वो अपनी मर्ज़ी से उसको बोल सकता है। कि मैं सपोज कीजिए मैं तो डॉग को कैट बोलूँगा, हम ऐसा नहीं कर सकते। वो तो वही व्यक्ति जो जिसने उसको असाइन किया था उस समय सिग्निफायर,
वो रख सकता था अगर उसके माइंड में और कुछ आ जाता तो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, तो हम भी वैसे ही बोलेंगे, हम भी उसको डॉगी बोलेंगे, हम चेंज नहीं कर सकते। आई मीन दैट इट इज़ अनमोटिवेटेड, मेरा कहने का मतलब ये अनमोटिवेटेड था, यानी उस समय उस व्यक्ति ने आर्बिट्रेरीली उस वर्ड को रख दिया और उसमें कोई मोटिवेशन नहीं था। आर्बिट्रेरी इन दैट इट एक्चुअली हैज़ नो नेचुरल कनेक्शन विद द सिग्निफाइड। आर्बिट्रेरी इस सेंस में भी है कि डॉग का नाम डॉग रखने के पीछे कोई उसने लॉजिक नहीं लगाया था, और ना ही कोई ऑब्जेक्ट आपको ये बताता है कि मेरा नाम आप क्या रखिए, डॉग रखिए, ऐसा भी नहीं बताता है कोई भी ऑब्जेक्ट, इसलिए आर्बिट्रेरी यहाँ पे शब्द को फोकस कर रहा है। इन कंक्लूडिंग लेट अस कंसीडर टू ऑब्जेक्शन दैट माइट बी रेज टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रिंसिपल फर्स्ट। तो इस प्रिंसिपल के जो खिलाफ एक ऑब्जेक्शन दिया जा सकता है कि शब्दों को आर्बिट्रेरी जो है हम रख रहे हैं, तो उसके खिलाफ एक ऑब्जेक्शन है। पहला ऑब्जेक्शन है ओनोमेटोपिया का। सोश्योर कह रहे हैं कि शब्दों चीज़ों का नाम हम बिना किसी नियम के रखते हैं, जिसमें कोई रूल नहीं होता है, हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग हम शुरुआत में उनका नाम वैसा रख देते हैं। पहला ऑब्जेक्शन है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया माइट बी यूज टू प्रूव दैट द चॉइस ऑफ सिग्निफायर इज नॉट ऑलवेज आर्बिट्रेरी। आपने देखा होगा ओनोमेटोपिया में ऐसे शब्द यूज किए जाते हैं जैसी उसकी साउंड होती है। मान लीजिए मक्खियाँ भिनभिना रही हैं तो बजिंग की साउंड आएगी, बजिंग। तो बजिंग शब्द बोलने पे आपको ऐसा फील होगा कि मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। हिसिंग शब्द यूज़ करने पे आपको लगेगा कि स्नेक जो है हिस कर रहा, या बीज आर बजिंग। तो बजिंग साउंड जो है, जो शब्द है, वो आपको बता रहा है ऑब्जेक्ट के बारे में। जबकि सोशोर ने क्या कहा था कि हम जब शब्दों को बनाते हैं तो उसमें हम आर्बिट्रेरी करते हैं, उसमें हम कोई नियम वगैरह नहीं लगाते। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, जब ओनोमेटोपिक शब्द यूज़ करते हैं तो उसमें हम उसकी जो साउंड है उसको देखते हैं, यानी उस नियम का वायलेशन हो गया, प्रिंसिपल फर्स्ट का। इसलिए ये एक ऑब्जेक्शन हो गया। सोशोर ने बताया था कि किसी भी शब्द का नामकरण जो है बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी नेचुरल रिलेशन के रखा जाता है, लेकिन ओनोमेटोपिक शब्द में ऐसा नहीं होता है। ओनोमेटोपिक शब्द में जैसी साउंड होती है वैसा ही वर्ड हम रख देते हैं, जैसे बजिंग हुआ, हिसिंग हुआ, ये सब। बट ओनोमेटिक फॉर्मेशंस आर नेवर ऑर्गेनिक एलिमेंट्स ऑफ ए लिंग्विस्टिक सिस्टम। और यही कारण है कि ओनोमेटोपिक फॉर्मेशंस को लिंग्विस्टिक सिस्टम का ऑर्गेनिक एलिमेंट नहीं माना जाता है। बिसाइड्स देयर नंबर इज मच स्मॉलर दैन इज जनरली सपोज। दूसरी बात, ऐसे शब्द बहुत कम है लैंग्वेज में जो इस तरीके से रखे जाते हैं, इसलिए उसको लिंग्विस्टिक सिस्टम का एक एलिमेंट नहीं होते हैं वो। दूसरी बात, उनकी संख्या बहुत कम होती है। वर्ड्स लाइक फ्रेंच, फोइट, विप और ग्लास नेल में स्ट्राइक सर्टन ईयर्स विद सजेस्टिव सोनोरिटी। हो सकता है कि फ्रेंच लोगों को विप और ग्लास जो है वो वैसे उनकी साउंड ऐसी हो जो उनके ऑब्जेक्ट की जैसी हो, लेकिन बट टू सी दैट दे हैव नॉट ऑलवेज हैड दिस प्रॉपर्टी वी नीड ओनली एग्जामिन देयर लैटिन फॉर्म्स। और क्योंकि हमें उसको जानने के लिए लैटिन जो ओरिजिन है उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि फोइट का मतलब फेगस होता है और उसका मतलब बीच ट्री होता है। ग्लास क्लासिकम से बनता है और जिसका मतलब साउंड ऑफ द ट्रम्पेट होता है। The equality of their present sounds, or rather the quality that is attributed to them, is a fortuitous result of phonetic evolution। वो केवल phonetic evolution से आप उसको relate कर सकते हैं। As for authentic onomatic words जैसे glug glug, टिक टॉक है, not only are they limited in number but also they are chosen somewhat arbitrarily। न केवल वो संख्या में लिमिटेड हैं और वो भी आर्बिट्रेरली चूज किए जाते हैं। For there are only approximate and more or less conventional imitations of certain sounds। जैसे बाव बाव फ्रेंच में ओवा है, तो ऐसे कुछ ही शब्द हैं जिसमें हम ऐसा कर सकते हैं। In addition, once these words have been introduced into the language, they are to a certain extent subjected to the same evolution, phonetic, morphological, that other words undergo। एक बार ये शब्द अगर लैंग्वेज में आ गए तो ये भी अन्य शब्दों की तरह इनमें चेंज होता है, चाहे वो फोनेटिक हो चाहे मॉर्फोलॉजिकल हो।
तो ये शब्द भी वैसे ही चेंज होते हैं जैसे अदर्स जो वर्ड्स हैं वो चेंज होते हैं. Obvious proof that they lose something of their original character in order to assume that of linguistic sign which is unmotivated. तो इसमें भी सोचोर की जो चीज़ है कि वो अनमोटिवेटेड होते हैं, ये चीज़ लागू होती है. फिर कह रहे हैं इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन में क्या होता है? 2 नंबर का है इंटरजेक्शन. Interjection closely related to onomatopoeia can be attacked on the same grounds and come no closer to refuting our thesis. ऐसे ही हम जैसे हमने कहा ओनोमेटिक शब्द जो हैं साउंड के हिसाब से रखे जाते हैं, वैसे इंटरजेक्शन जो हैं वो भी साउंड के हिसाब से रखे जाते हैं. जैसे ब्रावो है, ब्रावो यू हैव वन, और अलास ही इज़ डेड. तो ये शब्द जो हैं वो अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन, ऐसा देखा जाता है कि अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन इनको रखा जाता है. वन इज टेम्पटेड टू सी इन दैम स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन ऑफ रियलिटी डिक्टेटेड एज टू स्पीक बाय नेचुरल फोर्सेस. इन शब्दों में हमें स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन देखने को मिलता है, बट फॉर मोस्ट इंटरजेक्शंस वी कैन शो दैट देयर इज नो फिक्स्ड बॉन्ड बिटवीन देयर सिग्निफाइड एंड देयर सिग्निफायर. लेकिन बहुत सारे ऐसे इंटरजेक्शन हैं जिनमें ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता. एक या दो हो सकते हैं, सब में ऐसा नहीं होता है. वी नीड ओनली कंपेयर टू लैंग्वेजेज ऑन दिस पॉइंट टू सी हाउ मच सच एक्सप्रेशन डिफर फ्रॉम वन लैंग्वेज टू. 2 लैंग्वेज में हम देखते हैं, जैसे इंग्लिश इक्वालेंट ऑफ फ्रेंच ए जो है वो आउच है. वी नो मोर ओवर दैट मैनी इंटरजेक्शंस वर वन वर्ड्स विद स्पेसिफिक मीनिंग्स. हमें पता है कि ये कभी शब्द हुआ करते थे लेकिन अब नहीं है. ओनोमेटिक फॉर्मेशंस एंड इंटरजेक्शंस आर सेकेंडरी इंपॉर्टेंस एंड देयर सिंबॉलिक ओरिजिन इज पार्ट इन ओपन टू डिस्प्यूट. ये दोनों चीज़ें डिस्प्यूट के लिए खुली हुई है. सेकंड जो है प्रिंसिपल सेकंड, द लीनियर नेचर ऑफ द सिग्निफायर. कि जो सिग्निफायर है उसका लीनियर नेचर. प्रिंसिपल सेकंड क्या करता है देखिए. द सिग्निफायर बीइंग ऑडिटरी, the signifier being auditory is unfolded solely in time from which it gets the following characteristics. signifier auditory भी होता है, इसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं, जैसे it represents a span and the span is measurable in a single dimension. उसका टाइम लिमिट होता है और उस स्पैन को मेजर किया जा सकता है. while principle second is obvious, apparently linguists have always neglected to state it, doubtless because they found it too simple. और इस पर कभी उन्होंने चर्चा नहीं की. नेवरदिलेस इट इज़ फंडामेंटल एंड इट्स कॉन्शसनेसेस आर इनकैलकुलेबल. इसके परिणाम जो है उसकी भी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है. इट्स इम्पोर्टेंस इक्वल्स दैट ऑफ प्रिंसिपल. पहले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसका इम्पोर्टेंस है. द होल मैकेनिज्म ऑफ लैंग्वेज डिपेंड्स अपॉन इट. इसी पे लैंग्वेज का मैकेनिज्म काम करता है. इन कॉन्ट्रास्ट टू विजुअल सिग्निफायर्स which can offer simultaneous grouping several dimensions, auditory signifiers have at their command only the dimension of time. तो सिग्निफायर विजुअल भी हो सकता है और ऑडिटरी भी हो सकता है, सुनकर के भी हम पता लगा सकते हैं. देयर एलिमेंट्स आर प्रेजेंटेड इन सक्सेशन, दे फॉर्म ए चैन. दिस फीचर बिकम्स apparent when they are represented in writing and the special line of graphic marks is substituted for succession in time. Sometimes the linear nature of signifier is not obvious. When I accent a syllable, it seems that I am concentrating more than one significant element on the same time, but this is an illusion. The syllable and its accent constitute only one phonational act. और कई बार मैं सोचता हूँ कि मैं कोई सिलेबल प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ों पे स्ट्रेस कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है. ये हमारा भ्रम है. हम केवल एक ही सिलेबल पर स्ट्रेस कर रहे हैं. तो ये एक हमारा भ्रम है. देयर इज़ नो डुअलिटी विद इन द एक्ट बट ओनली डिफरेंट ऑपोजिशंस. तो दिस वाज द ऐसे द नेचर ऑफ लिंग्विस्टिक साइंस. 3 या 4 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं पहले भी आपको बता चुका था कि क्या रिलेशनशिप होता है और साउंड इमेज और कॉन्सेप्ट होता है. दोनों साइकोलॉजिकल होते हैं. किस तरीके से दोनों के बीच आर्बिट्रेरी रिलेशन होता है. तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी. अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कैन आस्क.